कि पत्रकार था इस शब्द को विलोपित करना चाहिए। पत्रकार हमेशा पत्रकार ही रहता है। ये दुर्भाग्य कहाँ से शुरू हुआ है? पत्रकारों के बीच में भी कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, परिस्थिति जन्य हुए हैं। किस कारण से हुए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, कि अपने ही मित्रों को, अपने ही भाई बहनों को बदनाम करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। ये देश पहले से ज़्यादा अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, ये देश पहले से ज़्यादा विकास कर रहा है। इस प्रकार की चर्चाएं वो लोग करते हैं जिनके नापाक काम बंद हो गए। अपनी ही सरकार का ऑर्डिनेंस एक आदमी लेकर आता है, प्रेस के सामने फाड़ के फेंक देता है, बकवास है ये सब। ये क्या है? फिर भी वो कांग्रेस का सिरमौर है आज भी। एक कांग्रेस वंशवाद के कारण ही कांग्रेस समाप्त हो गई, वंश नाश हो रहा है, उनके आबाद नहीं हो रहा है, ये भी नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही आज के दौर में भारत का भला कर सकती है, बाकी कोई विकल्प है ही नहीं। भाजपा प्रदेश संगठन में मंत्री भी हैं और जर्नलिस्ट रहे हैं लंबे समय से। जर्नलिज्म करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद सर की रुचि एकदम से कहीं ना कहीं देखी गई और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है। और आपको बता दें कि 3 अध्यक्षों की कार्यकाल में प्रदेश मीडिया प्रभारी भी सर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद गुप्ता जी, धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग्वालियर के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज ग्वालियर में जो जनता है उनका कहना है कि मंत्री जो हैं, नेता जो हैं, वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कभी वो नज़र नहीं आते। और ग्वालियर के विकास को आप देख सकते हैं जहां पर ऊर्जा मंत्री खुद कह चुके हैं कि ग्वालियर की स्थिति नर्क जैसी हो गई है। देखिए, किन परिस्थितियों में किसने क्या कहा है, क्या लॉजिक उस समय था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज की अपनी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं जी। हम केवल जो है राइट्स की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की भी कुछ बात करना चाहिए। मैं बेहिचक इंदौर का उदाहरण देना चाहूँगा कि इंदौर के नागरिक के अंदर ये भावना है कि मैं इंदौरी हूँ, तो वहाँ का व्यक्ति कचरे का कोई भी कण, छोटा अंश भी सड़क पर नहीं फेंकता है। ये अच्छी चीज़ हमें सीखने की आज आवश्यकता है। केवल ग्वालियर के विकास में नगर निगम का योगदान हो जाएगा, केवल सफाई कर्मचारियों का योगदान हो जाएगा, केवल सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकार का जो सिस्टम है, प्रशासन है, उसका योगदान हो जाएगा। हमारा भी मानस तैयार होना चाहिए। हमें इस बात पर प्राउड करना पड़ेगा कि हम ग्वालियराइट हैं, हम ग्वालियर के लोग हैं, ये शहर मेरा है, ये माँ मेरी है, ये भूमि मेरी है। इसके प्रति मेरी जो ड्यूटीज़ हैं उस पर भी मुझे चिंता करना पड़ेगा। सरकार तो भरपूर पैसा दे रही है, भरपूर काम करा रही है, आगे भी कराएगी। ग्वालियर में जितनी आवश्यकताएं थी, ग्वालियर में छोटा एयरपोर्ट था, आज बड़ा एयरपोर्ट है। ग्वालियर में छोटा बस स्टैंड था, आज एक बड़ा बस स्टैंड बन गया, औद्योगिक स्टैंड बन गया। ग्वालियर में जो है स्टोन पार्क बन गए, ग्वालियर में तमाम प्रकार के हब्स बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सारे काम हो रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें अपना एक स्वाभिमान का जागरण, तो मैं ग्वालियर का हूँ और मेरा ग्वालियर नंबर 1 दिखना चाहिए, ये 1 to 1 डिपेंड करता है। सर आप पत्रकारिता में आपने 29 साल अपने दिए और उसके बाद जब आप बीजेपी आपने ज्वाइन करी है, तो क्या आपको लग रहा है कि जब आप पत्रकार थे आप सवाल पूछा करते थे, लेकिन आज आपसे दोबारा जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो क्या आप उनसे बचते हुए नजर आते हैं या फिर आप उनको आंसर बैक करके आप दिखाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिस तरीके से? मैं एकता जी हमेशा पत्रकार होने के नाते ये अधिकार रखता हूँ ये कहने का कि पत्रकार था इस शब्द को विलोपित करना चाहिए। पत्रकार हमेशा पत्रकार ही रहता है, वो किसी भी दुनिया में चला जाए, क्योंकि पत्रकारिता व्यवसाय तो है लेकिन पत्रकारिता एक स्वभाव भी है, एक जिज्ञासा है। एक जिज्ञासु स्वभाव जो होता है वो पत्रकार होता है, और इसलिए वो स्वभाव मेरा आज भी और कल भी शायद रहने वाला है। इसलिए पत्रकार मेरे अंदर से जाता नहीं है। जैसे हम संघ में कहते हैं कि जो संघ स्थान पर एक बार आया, शाखा एक बार चला गया, वो स्वयंसेवक था ऐसा कहने का अधिकारी नहीं, वो स्वयंसेवक ही जीवन पर्यंत रहता है। इसलिए पत्रकार तो मेरे जीन्स में जो है आ गया है, वो कहीं बाहर जा नहीं सकता। सर आप पत्रकार रहे और उसके बाद कैसे आपने सोचा, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है राजनीति से, तो आपका राजनीति की तरफ ये जो रुझान है किस तरीके से देखने को मिला, किस तरीके से आपका इंटरेस्ट रहा और क्या ऐसा मोटिवेशनल चीज़ थी जिसके लिए आपने राजनीति को चूज़ किया? देखो, पहली बात तो ये है कि मनुष्य के हाथ में कुछ होता नहीं है, उसकी डेस्टिनी परमात्मा तय करते हैं। हम पत्रकार बनेंगे ये भी हमको पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर तय किया था कि वो शासकीय सेवा नहीं करनी है, सरकारी किसी नौकरी में नहीं जाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ समाज के लिए करना है। और जब हम लोगों ने जर्नलिज्म शुरू किया 1988-89 में, उस समय हम लोगों को बड़ा एथिक्स देखते थे पत्रकारों के अंदर, और ये देखते थे कि वो जो काम कोई नहीं कर सकता किसी की भलाई का, वो पत्रकार कर जाता है, चाहे वो खबर से करे या अपने प्रभाव से करे।
तो कुछ पत्रकारों को देखकर ऐसा लगा कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ के अपने लिए तो भरण पोषण का इंतजाम करना ही है, लेकिन समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए हम काम कर सकते हैं। ऐसा सोच के पत्रकारिता में आना हुआ, और उसके बाद जब आना हुआ तो उसमें आनंद भी आने लगा, प्रगति भी होने लगा, घर परिवार भी चलने लगा। और चलते चलते एक समय ऐसा आया कि कोई संकेत हुआ कि ठीक है हो गया। अब संकेत कहाँ से हुआ, क्या हुआ, 2 साल कोई काम नहीं। 2014 में मैंने पत्रकारिता की मतलब जो है रेगुलर जो काम था उससे मुक्ति पाके और मैं विवेकानंद केंद्र का कुछ काम करने लगा, अन्य कुछ काम करने लगा, भारतीय शिक्षण मंडल के अधिवेशन में लग गया। फिर अचानक, चूंकि मेरी बैकग्राउंड में ठीक है, मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड तो नहीं है, तो मेरा एक बड़ा परिवार है जिसे हम संघ विचार कहते हैं। तो उस संघ विचार में किसी ने ये चिंता की होगी कि स्वयंसेवक ठीक है, काम कर सकता है, राजनीति के क्षेत्र में भी कोई काम कर सकता है। तो वहाँ के लोगों को लगा एक मीडिया विंग वहाँ होती है आजकल राजनीति में, जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन जनता को बताएगा कौन, जनता को बताएगा मीडिया विभाग। और इसलिए मीडिया विभाग की वहाँ स्थापना हुई है, तो उनको लगा ये अच्छा काम कर सकता है तो बुला ली। सर, आपने जिस जमाने में पत्रकारिता की थी तब पत्रकारिता किस तरह की थी, और आज की जो पत्रकारिता है क्या उसमें आपको बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं? जिस तरीके से आज सोशल मीडिया का दौर है, और उस समय पे तो मोबाइल फ़ोन्स और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं हुआ करती थी। आज के समय में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लोगों के बीच में वायरल हो जाती है। तो किस तरीके से पत्रकारिता में जो बदलाव हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? जो पत्रकार है वो तब भी पत्रकार था, आज भी पत्रकार है। समयानुकूल टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं, स्पीड में चेंजेस हुए हैं, लेकिन उसमें भी काम को जल्दी करना, जल्दबाजी में नहीं करना, इसको पत्रकार को आज भी याद रखना चाहिए। काम को जल्दी तो करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है जी। मैं आपको बताता हूँ, नेपाल में भूकंप आया, ग्वालियर में भी झटके लग रहे थे, तो मेरे किसी मित्र का फोन आया काठमांडू से कि मैंने कहा मैं बाद में बात करूँगा, मैं मल्टी की सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी कंपन था। तो उसने कहा मैंने व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है। तो मैंने जब नीचे उतर के देखा तो उसमें नेपाल के खंडरों के फोटो थे उस समय मेरे पास। ये स्पीड इस समय सोशल मीडिया की, मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन उसमें भी जल्दबाजी नहीं करना। कल देश के विख्यात अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन नहीं हुआ था, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन देश के कुछ प्रतिष्ठित चैनलों ने, कुछ बड़े बड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको देवलोक गमन कर दिया उनका। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत जल्दबाजी में होती है। सबसे आगे हम, सबसे पहले हमने जानकारी दी, ये ठीक नहीं है। सबसे सटीक हमने जानकारी दी, ये कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन जल्दबाजी का नहीं होना चाहिए, जल्दी का होना चाहिए, प्रामाणिकता का होना चाहिए। सर, मीडिया देख रहे हैं आप, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की चीज़ें वायरल हो रही हैं, और सोशल मीडिया आज इस तरीके से जो यूथ है उस पर प्रभाव डाल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये न तो इस प्रकार की कोई मैंने यूनिवर्सिटी देखी जो इस प्रकार के जर्नलिस्ट पैदा करती है कि जो गोदी इस पर कोई टैग लगा हो, न मैंने ऐसा कोई कॉलेज देखा, न मैंने कोई संस्थान देखा। ये दुर्भाग्य कहाँ से शुरू हुआ है? पत्रकारों के बीच में भी कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, परिस्थिति जन्य हुए हैं। किस कारण से हुए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, कि अपने ही मित्रों को, अपने ही भाई बहनों को बदनाम करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। और इस प्रकार के विचार उन लोगों के मन में ही आते हैं जो किसी न किसी की गोदी में बैठे होते हैं। आज अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के स्वाभिमान के लिए, विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए, समरसता के लिए काम कर रहे हैं, और अगर कुछ लोग उनके इस काम में सहयोगी बनना चाहते हैं, तो देश के खिलाफ सोचने वाले लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। और सच कह रही हैं आप एकता जी, युवाओं पर बहुत प्रभाव इन लोगों को पड़ता है। युवाओं को ये लगता है कि मेरे देश में तो सब कुछ खराब हो चुका है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी खराब नहीं हुआ है। ये देश आगे बढ़ रहा है, ये देश पहले से ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, ये देश पहले से ज़्यादा अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, ये देश पहले से ज़्यादा विकास कर रहा है। इस प्रकार की चर्चाएं वो लोग करते हैं जिनके नापाक काम बंद हो गए। सर, ग्वालियर में राजनीति का बीज है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे दिग्गज नेता हमारे बीच में थे। आप भी ग्वालियर की राजनीति से आते हैं। ग्वालियर के विकास की अगर बात करें तो यहाँ के ऊर्जा मंत्री जो हैं वो खुद ग्वालियर को नरक कह रहे हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, और क्या लग रहा है कि इस तरीके की अगर बातें सामने निकल कर आती हैं तो भाजपा सरकार पर किस तरीके के सवाल होते हैं? देखो, जब किसी व्यक्ति के मन में अधिकतम काम करने की उत्कंठा होती है तो कई बार उसको खींच आती है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के शब्द तभी निकलते हैं जब आदमी बहुत अधिक काम करना चाहता है और वो किसी कारण से, कारण क्या मुझे नहीं मालूम, नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार मुझे लगता है इसको पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए
कि उनको खुद लग रहा है कि मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। ये छटपटाहट है उनकी, और छटपटाहट ये पॉजिटिव दिशा में है, मैं उसको कोई खराब नहीं करता। सर, ग्वालियर में और मध्य प्रदेश में जिस तरीके का विकास हो रहा है, जिस तरह के विकास को जनता देख रही है, क्या आपको लगता है कि 2028 में बीजेपी की सरकार दोबारा आने वाली है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस, अंग्रेज, मुगल सब मिलाकर भाजपा की सरकार आने से पहले 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी। भाजपा की सरकार आने के बाद 40 लाख हेक्टेयर शिवराज जी तक हो गई। मोहन जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, अभी 70 से 75 लाख हेक्टेयर हमारे सिंचाई होने वाली है। मध्य प्रदेश में जब तक दिग्विजय सिंह जी का शासन था, तब लोग ये कहते थे कि गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ती है। आज सड़कों में गड्ढा ढूंढना पड़ता है कहीं कहीं। आज सड़कों का जाल बिछ गया है। बिजली कभी आती थी, अब बिजली कभी जाती है थोड़ी बहुत। ये परिवर्तन इस देश में आया है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हो गई, मेडिकल कॉलेज कितनी हो गए, मैं लंबा गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। कुल मिला के एक सड़ा गला चरमराया हुआ ढांचा आज उज्ज्वल रूप में खड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पर्याप्त हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति ये हुई है कि इस मध्य प्रदेश में कुओं से हथियार निकलते थे। कुएं से, आपको याद हो तो, AK-47 जैसी राइफल्स निकलती थी। यहाँ सिमी था, यहाँ नक्सली थे, यहाँ डकैत थे। आज एक लिस्टेड गैंग पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है डकैतों की। नक्सलियों के दादा नानी परदानी सब रो रहे हैं बैठ के कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। सिमी वालों को पता ही नहीं है, जेल तोड़ के भागे, साथों के साथ मार दिए निकलते ही बाहर। ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था हुई है, ये मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगातार परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाती हुई नजर आती है, और आज ग्वालियर में कहीं ना कहीं दिग्गज नेता जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बच्चे राजनीति की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखो, मैं वंशवाद को ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी डॉक्टर का बेटा अपनी योग्यता से डॉक्टर बन सकता है, PMT दे के सिलेक्ट हो गया, अच्छे नंबर लेके आया, स्पेशलाइजेशन करके आ गया, MSc MD करके आया, DM करे आया, और वो डॉक्टर बनता है, तो उस पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि वंशवाद। लेकिन किसी डॉक्टर का बेटा अनपढ़ है, गंवार है, और उसको क्लिनिक में बिठा दो तो ये वंशवाद है। अगर कोई अपनी योग्यता से, परिश्रम से नेता बनना चाहता है, तो वो किसी का बेटा है जो उसका दोस्त तो नहीं हो सकता। लेकिन वो नेता जबरन किसी को, अपने पुत्र को स्थापित करे, वो वंशवाद है। और ये वंशवाद कांग्रेस में है। कैसी स्थिति है राहुल गांधी की? अब मैं उन पर टिप्पणी करूंगा तो खराब लगेगा लोगों को। क्या मानसिक स्तर है सोचने का? अपनी ही सरकार का ऑर्डिनेंस एक आदमी लेकर आता है, प्रेस के सामने फाड़ के फेंक देता है, बकवास है ये सब। ये क्या है? फिर भी वो कांग्रेस का सिरमौर है आज भी। क्या आदमी है? देश के बाहर जाता है तो देश की सरकार के बाहर देश को बदनाम करता है। अरे ये वो कांग्रेस थी जब अटल जी को कांग्रेस की सरकार ने भारत का मान सम्मान रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भेजा। ये वो सरकार है जब इंदिरा जी लड़ रही थी 71 का युद्ध। इंदिरा जी लड़ रही थी तो अटल जी और पूरा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सड़कों पर खड़ा था उनके साथ। अटल जी उनका हौसला अफजाई करने में लगे थे। और आज कांग्रेस के नेता हमारी सेना से पूछते हैं कि कितने आतंकवादी मारे, उनकी गिनती करके बताओ। ये मच्छर गिनने का काम हमारा है क्या? कुल मिला के मानस कैसा है, इस पर आप समझिए। एक कांग्रेस वंशवाद के कारण ही कांग्रेस समाप्त हो रही है, वंश नाश हो रहा है, उनके बाद नहीं हो रहा है, ये भी नहीं बचेगा। सर, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी कि ग्वालियर में जो गुटबाजी है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीटिंग ली, उसमें सांसद नजर आए। वहीं जब सांसद मीटिंग लेते हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर गुट के जो मंत्री है वो कहीं उसमें नजर नहीं आते, नेता नजर नहीं आते। ये तो छिद्रान्वेषण का तरीका हो सकता है। जो मीटिंग सिंधिया जी ने ली थी, महाराज सिंह जी का बयान साफ साफ आया था कि मैं भोपाल किसी काम से आया हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, ये कोई विशेष बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री मीटिंग ले सकते हैं, सांसद अपनी मीटिंग ले सकते हैं, सब अपनी योजनाएं बनाते हैं। सर, 2 बार उन्होंने मीटिंग्स ली, एक भी बार कोइंसिडेंट हो सकता है कि नहीं आ पाए। सर, लगातार इस तरह के कोइंसिडेंस। 2 बार आपने बोला, लगातार का बोला नहीं, आपने कहा 2 बार ऐसा हुआ, तो 2 बार ऐसा हो सकता है कोइंसिडेंट, उसमें कोई खास बात नहीं। सर, मैं भी वही जानना चाहती हूँ, आखिर में वो चूक गया था कि वो किस तरीके से हुआ था और स्टूडेंट्स को किस तरीके से उससे प्रेरणा मिली थी। देखिए, 2004 में पहला सामूहिक सूर्य नमस्कार स्कूल के बच्चों का हमने तय किया कि संस्कार बच्चों में जाएंगे तो अगली पीढ़ी सुधर जाएगी जी। तो लगभग 6 महीने तक एक स्कूल में जाके एक बच्चे को पूरे सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण, और उसके बाद जीवा यूनिवर्सिटी के मैदान में 17,000 से अधिक बच्चों ने पहली बार सूर्य नमस्कार किया। गिनीज बुक रिकॉर्ड के लोग आए,
उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग की, पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड का हमको सर्टिफिकेट दिया। हमने कहा नहीं, हम अपने ही कीर्तिमान को आगे बढ़ाएंगे। ये नेगेटिव थॉट से कोई कहता है उन्होंने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, हम तोड़ते उड़ते नहीं हैं, हम तो आगे बढ़ाते हैं। फिर हमने तय किया कि बच्चों में ये जागरूकता आ रही है तो अगली बार 29,000 से अधिक बच्चे इसी जीवा यूनिवर्सिटी के मैदान पर 2005 में दोनों में कार्यक्रम, उस समय के माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर थे, वो आए थे। वो खुद चमत्कृत थे, कैसा हो सकता है, ऐसे समंदर की तरह हिलोरे ले रहा है, पूरे उनके जितने चरण होते हैं सूर्य नमस्कार के, एक एक बच्चे ने कोई गलती नहीं, 6-6, 7-7 महीने प्रशिक्षण दिया। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के सौजन्य से वो हुआ था। माननीय मुकुल कांटकर जी उस समय यहाँ पर पूर्णकालिक थे, हम लोग उनके सहयोगी के तौर पर, सेक्रेटरी के तौर पर उस आयोजन में रहे। और ये गौरव, बहुत बड़े गौरव की बात है ग्वालियर के लिए कि यहाँ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार के हम लोगों ने बनाए। जी सर, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी साथ काम किया है, किस तरीके से आपका वो दौर रहा है, किस तरीके से आप उस पल को, कुछ खास बात आप अगर याद करना चाहते हैं? इतना बड़ा सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला कि उनके साथ काम कर पाऊँ, पर उनके काम को नज़दीक से देखने का जरूर सौभाग्य मिला है। 84 में जब वो चुनाव लड़े थे यहाँ से, तब उनके भाषण सुनने का सौभाग्य, उनके पोस्टर चिपकाने का सौभाग्य, उनके बैनर लगाने का सौभाग्य ये जरूर मिला है। साथ में काम करने का सौभाग्य तो बड़ी अति सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। लेकिन अटल जी को देखकर ये जो उनके बारे में अजात शत्रु कहते हैं, एक्सेप्ट द पर्सन एज होल, जो हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति है उसको पूरा का पूरा स्वीकार करो और उसमें जो गुण है उसको संगठन के काम में लगा लो। इसीलिए अटल जी 13 दलों की सरकार चला पाए और अधिक दलों की सरकार चला पाए। सर्व स्वीकारता अटल जी की इसलिए थी, वो हमने सीखा कि समाज में समरसता के साथ घुल मिल के काम कैसे करना है। हमने राजमाता जी को देखा, राजमाता जी जैसी ममता, ऐसा वात्सल्य, जो राजमाता जी ने अपनी मंगनी की अंगूठी ऐसे निकाली और एक संगठन के लिए, काम के लिए दे दी। वो महारानी थी, उनकी अंगूठी की कीमत क्या रही होगी आप सोच सकती हैं। और अंगूठी इसलिए निकाल के दे दी कि इसको बेच के दे देना, मेरे किसी काम की नहीं है, संगठन के काम में कहीं इसको लगा दें पैसे को। ऐसे लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा है और उनसे सीखा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही आज के दौर में भारत का भला कर सकती है, बाकी कोई विकल्प है ही नहीं। सर, 29 साल आप पत्रकारिता की है आपने, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है और आज जो बच्चे पत्रकारिता कर रहे हैं उनको आप किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे, या क्या आप जो रूमर्स मार्केट में होते हैं उनसे आप उनको किस तरीके से बचाना चाहेंगे? मुझे लगता है पहली कंडीशन तो ये है कि पत्रकार को सदैव आम आदमी बन के काम करना चाहिए। पैर के नीचे की ज़मीन कहाँ है इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। केवल एक कलम लगाने से, एक लैपटॉप पकड़ने से पत्रकार नहीं बन जाता। इस भारत में पत्रकारिता करना है तो भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का समाज, भारत का अर्थशास्त्र, इसका मोटा मोटा ज्ञान इसलिए रखना चाहिए कि जिस भी भूभाग में, जिस भी भूखंड में आप काम करते हैं उसकी बेसिक जानकारी के लिए आपको अध्ययन पर जोर देना चाहिए। केवल जो है डिग्री प्राप्त करने से पत्रकार नहीं बन सकता। मैं हमेशा कहता हूँ पत्रकार बाय बर्थ। एक कहना होता है कि पत्रकार जो है निर्माण होता है संवेदनाओं से, पत्रकार निर्माण होता है जिज्ञासाओं से, पत्रकार निर्माण होता है सरोकारों से। बाकी टेक्नोलॉजी और ये सब तो चीज़ें सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार हम लोकेंद्र पाराशर से बात करने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरीके से सर ने बताया ग्वालियर के विकास के बारे में और ग्वालियर मध्य प्रदेश किस तरीके से विकास कर रहा है उसके बारे में। लोकेंद्र पाराशर जी सिर्फ एक मंत्री नहीं हैं बल्कि जर्नलिस्ट भी रहे हैं। पत्रकारिता में भास्कर, दैनिक भास्कर से उन्होंने अपनी शुरुआत की, उसके बाद स्वदेश और उसके बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में किस तरीके से उनका रुझान देखने के लिए मिला।